चलो भाई, चलिए तमाम साथियों को सलाम मसनून, खुश आमदीद। और एज यूजुअल आज भी क्लास आपके लिए लेकर के आया हूँ। समझ लीजिए कि हमारा क्लास इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस पे रोज़ाना आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब डिपेंड ये करता है कि आप लोग कितना ज़्यादा इस क्लास को तरजीह देते हैं, कितना ज़्यादा इस क्लास पे आप लोग फोकस करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वो साथी जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ाई कर रहे हैं, डेफिनेटली वो क्लास को देखेंगे ही देखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज से पहले हमारा 2 यूनिट कंप्लीट हुआ। आज हम लोग इंशाल्लाह तीसरे यूनिट के तरफ रुजू करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को कि दूसरी यूनिट में एक छोटी सी चीज़ जो मरसिया आरिफ के नाम से मेरा वालिद साहब का लिखा हुआ एक मरसिया जो सिर्फ 2-3 मिनट का होगा, जिसमें एक्सप्लेनेशन 2-3 चीज़ें हैं, वहाँ से शेरी कलाम से कर लीजिए या मिसरे से कर लीजिए, क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह उसको हम 2-4 मिनट में किसी दिन समझा देंगे। अगर आज वक्त हमने इजाज़त दिया तो इंशाल्लाह क्या है कि आज जो हमारा क्लास है ना, एक तरह से कह लीजिए बहुत वसी और अरीज है। बहुत सारी चीज़ों को आज कवर करने वाले हैं हम लोग। आज का क्लास प्लीज़ आप लोग वॉच करना ना भूलें। डोंट मिस टू वॉच दिस वीडियो, आप ज़रूर देखिएगा। हाँ, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अदब से मुताल्लिक अगर सवाल बनते हैं आपके पेपर में, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज का क्लास आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं, बहुत सारे फॉर्म किए जाते हैं। तो बिला तमीज़ आखिर हम लोग बात को शुरू करेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए इस चीज़ के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही हमारा सारा यूनिट कंप्लीट करा दे। आप में से कोई साथी जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप ज़रा सा बता दोगे कि क्या इसका फॉर्म फिलअप करने का डेट आ गया है? क्या यूजीसी नेट का फॉर्म फिलअप हो रहे हैं? मैं तो अभी इससे बेखबर हूँ। अगर आप लोग बाखबर हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर मुझे मुत्तला करें इस चीज़ को लेकर के, और ताकि उसी अकॉर्डिंग हम लोग क्लास को फॉर्म कर सकें। अभी हम लोग बहुत स्लो मोशन में चल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है। फिर इंशाल्लाह स्पीड पकड़ेंगे तो इंशाल्लाह एग्जाम से पहले कवर भी कराना, और कवर कराने के साथ साथ सारे यूनिट पढ़ाने के साथ साथ उधर में आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस भी करवानी है। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप में से कोई बच्चा यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है तो उनसे गुजारिश है कि आप ज़रूर मुझे बता दीजिएगा कि इसका फॉर्म का डेट आया कि नहीं आया, और आया तो कब से चल रहा है या कब तक चलने वाला है। चलिए, खुसूसन मैं तरजीह दूंगा उन तमाम साथियों को जिनका उर्दू अदब के मुतालिक सवाल बनते हैं। अब इसमें याद रखिएगा तैयारी 4 वाले बच्चे भी शामिल हैं, तैयारी 4 वाले बच्चे भी शामिल है, इनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं तैयारी 4 वाले को। जो 6 to 8 में बैठने वाले हैं, 9, 10 और 11, 12 में बैठने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ी देर में आपका रिकॉर्ड हो जाता है, रिकॉर्ड होने के बाद आपका अपलोड हो जाता है तकरीबन 7, 7:30 के बीच में, यही टाइमिंग है। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, और जहाँ तक हो सके आप ऑलरेडी इसमें से खुद से नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका लिखा हुआ और आपका बनाया हुआ आपको ज़्यादा समझ में आता है। और वही चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये ऐसा कौन कर सकता है बाबू? मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आखिर ऐसा कौन कर सकता है? तो जो जिस एग्जाम में बैठा है ना, उसके पास एक्सपीरियंस होता है, उसके पास मजीद आइडिया होता है कि किस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर आप इस का सिलेबस पढ़ने चलेंगे और इसको खंगालेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि बहुत वसी वाली इसका सिलेबस है, जो 6 महीने के अंदर कंप्लीट करना नामुमकिन सी बात है। आप ये जान लीजिए एकदम नामुमकिन सी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी ऑलरेडी आप लोगों को 6 मंथ के अंदर कंप्लीट कराना, ये वही टीचर करा सकता है जो ऑलरेडी उसके पास तजुर्बा है, एग्जाम में बैठ कर के आया है, उसको मालूम है कि इस तरह के क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं। तो
यहाँ तक के बात समझ में आ गई। और रही बात जहाँ तक के कुछ सवाल के जो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस में पढ़ते हैं, जो पिछले ये में क्लास में पढ़ते हैं, उसको हम लोग रिवीजन करते हैं। तो इंशाल्लाह इस क्लास के बाद मैं आप लोगों को डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आज भी क्वेश्चन के फॉर्म में आपके लिए लेकर के आया हूँ। आप तैयार रहिएगा। आर यू रेडी फॉर एवरीवन? जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, जल्दी से मुझे इशारतन बता दीजिएगा कि हम लोग तैयार हैं। और आप में से जितने नए साथी जुड़े हैं इस चैनल से उनको मैं अपने तरफ से खैर मक़दम कहना चाहता हूँ, खुशामदीद कहना चाहता हूँ। और बहुत बहुत मुबारक कि इस नाचीज़ के वीडियो को भी आप टाइम दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और आप में से जितने नए साथी जुड़े हैं, अगर आपको किसी तरह का उर्दू कवायद से मुताल्लिक कोई प्रॉब्लम है, आप कवायद का वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप चले जाइएगा MS उर्दू एकेडमी क्लास के प्लेलिस्ट में। डेफिनेटली आपको वहाँ पे स्टेट क्लास करके आपको नाम लिखा हुआ मिलेगा, उसमें पूरा उर्दू अदब पढ़ाया गया है, उसमें तकमील कराया गया, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। सहायक उर्दू अनुवादक वाले आपके लिए भी पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से जाकर के कवर कर सकते हैं। UGC नेट वाले अगर आप नए साथी जुड़े हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका 2 यूनिट जो कंप्लीट हुआ है, आपका वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको एक बार जरूर वॉच कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। चलिए हम लोग तीसरी यूनिट को आज शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं और आज का हम क्लास देखते हैं। और जरूर आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है, आपको पढ़ाने का आइडियाज कैसे लगते हैं, जो सुझाव मैं देता हूँ वो सारी चीज़ें आपको कैसा लगता है। इन सारी चीज़ों के लिए आप एकदम कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं एक ज़रा आपके कमेंट से घबराता नहीं हूँ, आप भी हमारे एक तरह से सदस्य हैं, मेंबर हैं। अगर आपका नेगेटिव फीडबैक भी हो तो डेफिनेटली इंशाल्लाह उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाऊंगा, उसमें भी रद्दो बदल करने का कोशिश करूंगा, अपने आप को बदलने का कोशिश करूंगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। जितने भी नए साथी हैं आप लोग कोताही ना बरतिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप और ज़्यादा जहमत बरतना चाहते हैं तो आप जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं बारहा अपने वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि मदद अल्लाह तबारक व तआला इस्तिताअत दे। देखिए कोई भी काम जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद नहीं आती है तब तक कि वो काम हमारे लिए मुहाल होता है। तो आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे रास्ते को हमवार करते चले जाए, ताकि इंशाल्लाह इसी के जरिए आप लोगों का जो भी टूटी फूटे समय में वक्त में खिदमत करने का अगर मौका मिले तो इंशाल्लाह ये नाचीज़ आपके लिए हमेशा तैयार है, हमेशा रेडी है एक पैर पे। और रही बात तैयारी करने वालों की, अगर आप लोग अग्री हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं मेरी मुकम्मल तरीके से तैयारी हो, ज़्यादा तरीके से तैयारी हो, और अगर आपको ये लगे कि नहीं हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह एक दिन में 2-2 वीडियो बना करके मैं डालूंगा, ताकि किसी तरह एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि एग्जाम में आपको किसी तरह का कोई बैरियर देखने को ना मिले। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को? कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए आज का हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज जैसा कि हेडिंग हमारा दिख रहा, UGC नेट उर्दू पेपर के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। UGC नेट दिसंबर 2025 हम लोग टारगेट बना करके चल रहे हैं कि इंशाल्लाह इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। और उर्दू पेपर खुसूसन और आज से जो हम शुरू करने वाले हैं आपके लिए यूनिट 3 है हमारा। क्या है? यूनिट 3, ये ध्यान में रखिएगा। और यूनिट 3 में जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर अगर पढ़ेंगे, आप मुताला करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछे जाते हैं। देखिए हर यूनिट से ऐसे एग्जामिनर कहता है कि हर प्रीवियस यूनिट से 5-5 क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता भाई। कहीं से 7 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कहीं से 6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इवन कहीं से 8 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और किसी यूनिट से 1-2 क्वेश्चन कम कर दिए जाते हैं। तो हर यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर यूनिट को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, ताकि किसी तरह का दुश्वारी आपको नहीं झेलना पड़े। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू गज़ल। गज़ल का नाम ही सुनने के बाद समझ में आ जाता है, खा वो किसी भी जगह से बिलोंग करने वाले हों,
हाँ वो किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करने वाले हों और उर्दू अदब के बारे में नहीं भी जानते हो तो डेफिनेटली गज़ल का नाम सुनने के बाद उनके जहन में कुछ ना कुछ बातें आ जाती हैं, इसलिए कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और मशहूर हो गया है हमारे सोसाइटी में ये वाला चैप्टर। तो ये वाला चैप्टर पे आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, यहाँ से जो जो भी पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। एडिशनल जो बातें होंगी वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझाता रहूँगा, बीच बीच में बताता रहूँगा कि हमारे लिए एग्जाम के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। आप लोग जल्दी से पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइएगा साथ में, और हम लोग जो भी पॉइंट जो मेरा छूट गया है या जो मैं नहीं लिख सका हूँ जगह की वजह से, तो आप उसको नोट डाउन करेंगे, मैं रिपीटेशन दे दूंगा। आप देखिए मैं उर्दू गज़ल के बारे में पढ़ने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले तो हम लोग इसके डेफिनेशन को ही देख लें भाई। सबसे पहले डेफिनेशन ही जरूरी होता है किसी भी चीज को सीखने के लिए। सबसे पहले उसका हम लोग डेफिनेशन को जानते हैं, ये डेफिनेशन क्या कहता है, फिर उसके बाद उसकी गहराई में हम लोग चलते हैं। कैसा वीडियो लगता है मैं जल्दी से बता दूं एक बार कमेंट करके। इंशाल्लाह अगर किसी तरह की कोई कमी होगी तो धीरे धीरे बोलते हैं ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे लेकिन रेगुलर कोई भी काम करने से इंसान को सफलता मिलती है। तो डेफिनेटली मैं जरा बराबर भी अपने तरफ से होपलेस नहीं होते हैं इस चीज़ को, जो भी कमी रहेगी इंशाल्लाह धीरे धीरे वर्क करके उसको सुधारने का कोशिश किया जाएगा। अगर हम लोग बात कर ले गज़ल के बारे में तो देखो गज़ल का फन इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज। जैसा कि एकदम कॉमन चीज़ है, हर कोई जानता होगा, मुझे उम्मीद है कि हर बच्चे जानते होंगे, और जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको तो डेफिनेटली मालूम ही होगा कि गज़ल जो वर्ड है ये अरबी जबान से उखज़ किया गया है। कहाँ से लिया गया है? अरबी जबान से इसे उखज़ किया गया है। मतलब ये इसको कॉमन आप ये कह सकते हो कि गज़ल जो है ये अरबी जबान का लफ्ज़ है। कहाँ का है? अरबी जबान का लफ्ज़ है। अगर हम लोग बात कर लें इसके डेफिनेशन के बारे में तो इसका मतलब होता है औरतों से बातें करना या औरतों के बारे में बातें करना या उनके हुस्न और जमाल पर गुफ्तगू करना। ये सारी चीजें आप डायरेक्ट कर सकते हैं। गज़ल का माना है, गज़ल बमाना औरतों से बातें करना, उनके हुस्न और जमाल की बातें करना या उनसे बातें करना, ये सारी चीजें गज़ल की खुसूसियात में से हैं, या आप कह सकते हैं कि ये परिभाषा है, डेफिनेशन है गज़ल का। ये ध्यान में रखिएगा, औरतों से बातें करना, औरतों के बारे में बातें करना, औरतों के हुस्न और जमाल के बारे में बात करना, उनकी तारीफ करना, और एक वर्ड और याद रखिएगा, इसका मतलब और भी होता है एक रस्सी बुनना। गज़ल का मतलब होता है रस्सी बुनना। आप एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, आपने देखा होगा अल्फाजों के मजमूए को जमा करके शुरा किराम अपने शेरी कलाम को पेश किया करते थे। तो आप ये कहते हैं रस्सी बुनने का मतलब क्या होता है? किसी भी बिखरी हुई चीज को इकट्ठा कर देना, जमा कर देना। जैसे हम लोग अगर बात कर ले फॉर एग्जांपल तस्बीह का एग्जांपल ले लें, तस्बीह का बिखरे हुए दानों को एक धागे में हम लोग पिरो देते हैं, एक धागे में इकट्ठा कर देते हैं। गज़ल का माना वही होता है रस्सी बुनना, और रस्सी बुनना की बिखरी हुई चीज़ों को एक जगह ला करके इकट्ठा कर देना, इज्तिमाई तौर पे उसे इकट्ठा कर देना। तो ये बातें समझ में आ गई, औरतों से बातें करना, उनके हुस्न जमाल के बारे में बातें करना, और यह रस्सी बुनना। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। पॉइंट नंबर 2 पे अगर हम लोग बात कर लें, इब्तिदा में गज़ल का मौजू जो था वो हुस्न और जमाल ही होता था। आप देख लीजिए, मैं एक चीज आप लोगों को और एक्सप्लेन कर देना चाहूँगा, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तो डेफिनेटली है कि इसे लिया भी गया है अरब वालों से लिया गया है गज़ल को, और अरब वाले गज़ल जब कहा करते थे तो वो अपने माशूकाओं के बारे में, उनकी हुस्न और जमाल के बारे में तारीफ किया करते थे। तारीफ कहते ना, ऐसे अल्फाज को मुंतखब करते थे जिससे ये समझ में आती थी कि वो अपने माशूकाओं का हुस्न की तारीफ कर रहे हैं। जैसे अगर आप लोग देखोगे बहुत पुरानी एक किस्सा है, आप लोगों ने लैला और मजनू के बारे में सुना होगा। जैसे अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। तो मतलब कहने के ये बात यही है कि मतलब ये अपने माशूकाओं का हुस्न और जमाल के बारे में, उनकी सीरत के बारे में, उनकी सूरत के बारे में आप देखिएगा। शुरा कराम हम लोग आगे चलेंगे तो मुताला करेंगे। अभी बहुत सारे कई शुरा कराम कोई शुरा कराम ऐसे होते हैं जो अपने माशूकाओं का तशबीह
चांद और सूरज से दिया करते हैं, सितारों से दिया करते हैं, फरिश्तों से दिया करते हैं, इवन हूर वगैरह से दिया करते हैं। तो ये मतलब अपनी तारीफ, अपने माशूकाओं की तारीफ किया करते हैं। तो उसके बारे में ऑलरेडी गजल में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उनमें हम सारी चीजें ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ। तो इब्तदा में गजल का मौजू जो हुआ करता था वो हुस्न और जमाल पर ही मुनहसिर हुआ करता था। मतलब इसको और ज्यादा कुशादगी नहीं मिली थी और ज्यादा फैलाव नहीं मिला था। मतलब इसको मुख्तस कर दिया गया था। ये जो गजल होता था ये बस एक ही चीज के लिए मखसूस है कि वहाँ औरतों के बारे में, उनके हुस्न जमाल के बारे में ही बात करना। लेकिन जैसे जैसे दौर बदलता चला गया, जैसे जैसे लोगों के अंदर बदलाव आता गया, जैसे जैसे चेंजिंग आती गई लोगों में, तो लोगों ने इसके अंदर भी क्या किया, कुशादगी लाते गए, लोग कुशादगी लाते गए और इस मौजू के अंदर कई सारी चीजों को जमा कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया। मतलब अब गजल कहने का तरीके भी अलग हो गए। गजल कई मौजू पर कहे जा सकते हैं और कहे जाते हैं, ये याद रखिएगा। तो अरब शोरा जब अपने माशूकाओं का सरापा खींचते थे, मतलब उनकी तारीफ में जब अल्फाज कहा करते थे, उनके हुस्न जमाल की तारीफ किया करते थे, तो मोहब्बत में अपने दिली जज्बात का इजहार जो करते थे, तो उस अमल को तवज्जुल कहा जाता था। वर्ड लिख लीजिएगा, ये वर्ड लिख लीजिएगा। जो अल्फाज लेकर के आते थे उनके हुस्न जमाल को बयान करने के लिए, उनकी तारीफ में जो कुछ भी मतलब कलिमात को पिरोया करते थे, तो उसे कहा जाता था तवज्जुल। और ऐसे अशआर को गजल कहते थे। और जब वो बन जाता था और वो बन करके जब तैयार हो जाता था तो फिर उसको हम लोग गजल का नाम देते थे। गजल का शक्ल इख्तियार कर लेता था और उसे गजल का नाम दे दिया जाता था। यहाँ तक के बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। गजल और तफज्जुल में फर्क समझ में आ गया, डिफिनेशन भी हम लोगों को समझ में आ गया। डिफिनेशन भी अच्छी तरह से मैंने समझाया। कोई अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो, समझने में दुश्वारी हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह मुकम्मल तरीके से आपकी रहनुमाई की जाएगी। और आपकी ही रहनुमाई नहीं की जाएगी, मैं आपको भी फुल्ली इजाजत देता हूँ कि आई एम नॉट एज अ टीचर, मैं एक बहुत बड़े टीचर के मानिंद नहीं हूँ। ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ये समझ में आए कि नहीं सर को यहाँ पे रहनुमाई की जरूरत है, तो आप लोग भी बिला ताखिर मेरे बारे में बिला झिझक कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पे ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, आप भी बता सकते हैं। तो इब्तिदा में गजल का मौजू जो होता था वो हुस्न इश्क ही होता था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इसके मौजूआत के अंदर क्या आ गए, कुशादगी आ गई। अभी मैंने बताया आपको। और हर तरह की मज़ामीन को क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। हर तरह की मज़ामीन इसके अंदर शामिल होने लगे। अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं। अगर आगे तो बात कर लें तो गजल के तमाम मिसरे जो होते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। गजल के तमाम मिसरे जो होते हैं ना, वो याद रखिएगा, एक ही वजन और एक ही बहर में होता है। एक ही वजन और एक ही बहर में होता है। ये पॉइंट, दिस पॉइंट टू बी नोटेड। आपको ये पॉइंट एकदम याद रखना होगा, चाहे कैसे भी याद रखें, मैं नहीं जानता, लेकिन आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि गजल के तमाम मिसरे एक ही वजन और एक ही बहर में होता है। एक ही बहर, वजन का मतलब क्या होता है, मतलब हरकतों सुकून का यकसा होना। दो कलमों के हरकतों सुकून का यकसा होना, बराबर होने को ही वजन कहते हैं। मतलब कोई भी अगर हम लोग एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझना चाहें तो एग्जाम्पल जैसे हम कोई भी गजल का कुछ ले लेते हैं तो जैसे हमको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि कहते हो ना देंगे हम दिल अगर पड़ा पाया। सुनिएगा गौर से, यहाँ से आपको एक बात समझ में आएगी। ये अगर और कुछ ले लेते हैं, जैसे नक्शे फरियादी है किसकी शौकी है तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। कोई भी एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल समझने के लिए। दिल मेरा सोज नेहा से बे महाबा जल गया, आतिश खामोश की मानिंद गोया जल गया। इस तरह से ले लीजिए। ये इश्क से तबीयत ने रिश्क का मजा पाया, दर्द की दवा पाई दर्द बेदवा पाया। इस तरह की अगर हम लोग बात कर लें, शौक हर रंगे रकीब सरोसामा निकला, कैस तस्वीर के पर्दे में भी मोरियां निकला। तो देखो एक बात समझ में आ रही है हम लोगों को यहाँ पे कि कहते हो ना देंगे हम दिल अगर पड़ा पाया, कहते हो न देंगे हम अगर दिल अगर पड़ा पाया, दिल कहाँ के गुम कीजिए हमने मुद्दुआ पाया। तो देखिए, पड़ा पाया, मुद्दुआ पाया,
ये हरकत और सुकून के अंदर यकसा मुझे देख रहे हैं, बराबर देख रहे हैं, बराबर देख रहे हैं। इन्हीं को हम लोग याद रखेंगे कि अच्छा आगे चल करके इंशाल्लाह हम लोग और एक चीज पढ़ेंगे। नज्म जब शुरू करेंगे ना तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है पाबंदी नज्म, एक होता है आज़ाद नज्म। तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि मिसरा छोटा बड़ा भी हो जाता है। वहाँ पे रदीफो कवाफी का उतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता है, तो वो खैर बात की बात है, वो आगे में हम लोग पढ़ेंगे। तो गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वजन और बहर में होता है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई? तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए प्लीज। गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वजन और बहर में होते हैं। बीपीएससी 3-4 वाले आप भी कोताही ना बरतेंगे, आप भी, आपके भी उर्दू अदब से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप भी जरूर देखिएगा। दो कलमों के हरकत और सुकून में बराबर होने को वजन कहा जाता है, वजन कहते हैं। गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ हो, क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। प्लीज गिव मी अ मोमेंट। हाँ, तो बताइए, और दो कलमों के हरकत और सुकून हो गया ना। गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हो हम रदीफ हो, उसे क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। देखिए, अगर हम लोग देखें मतलब, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गजल का पहला शेर के दोनों मिसरे जो होते हैं वो हम काफिया और हम रदीफ हो, तो उसे मतला कहा जाता है। मतला यानी जहाँ से बात शुरू की जा रही है, जहाँ से बात शुरू की जा रही है। असली जो मतलब वर्ड है ना, ये तला या तलाव से लिया गया है, तुलू होने का मतलब में। जैसे सूरज तुलू हो गया, तो तुलू होने का मतलब में लिया गया है। जहाँ से बात शुरू हो रही है वो तुलू ही हो रहा है, वो उसकी तलाही है, इसी वजह से इसको मतला कहा जाता है। और इसके लिए ये बात जरूरी है कि दोनों मिसरे जो हैं हम काफिया व हम रदीफ हों, ये भी याद रखिएगा। तो गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ हों, उसे मतला कहा जाता है। अगर हम लोग आगे बात कर लें तो गजल का आखिरी मिसरा जिसमें शायर अपने नाम का इस्तेमाल करता है, जिसको आप क्या बोलते हो? तखल्लुस, जिसे आप तखल्लुस बोलते हो। तो तखल्लुस का जो इस्तेमाल करता है उसे हम मक्ता कहते हैं। मक्ता का मतलब होता है क़ता यक़ता, उससे मतलब होता है खत्म हो जाना, एंड हो जाना, डूब जाना। इन्हीं से मतलब मुराद लिया है कि यहाँ पर आकर के मेरा एंड हो जाता है, यहाँ पर आकर के हम लोग ये कर लेते हैं। गजल के लिए एक शर्त है, जरूरी चीजें हैं जो आप लोग सुनिएगा, जरूर है, जो याद रखिएगा, आपके लिए जरूरी है कि इसके खुसूसियात में से एक अहम खुसूसियत ये है इख्तिसार इजाज। इख्तिसार इजाज, शायद आगे मैंने पॉइंट लिख रखा है, तो अगर लिखे हैं तो हम लोग बात करेंगे आगे। तो लफ्ज़ मिसरा का माना, मिसरा जो मैंने वर्ड यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं दो मिसरों का तनासुब से, दो मिसरों का मेल से एक शेर बनता है, ये तो बात जानते हैं। लेकिन अगर मिसरा की हम लोग बात कर लें तो याद रखिएगा मिसरा का माना दरवाजे का एक पट होता है। एक पट का मतलब समझते हैं? दरवाजा, दो दरवाजे में दो तरह का दो किमाड़ा होता है, एक वाला एक भी होता है और एक में जैसे डबल होता है ना, जैसे लकड़ी वगैरह में आप देखे होंगे, या फिर मतलब लोहा वगैरह में भी देखे होंगे कि लोग दो, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो दो पल्ला वाला। तो दो पल्ला में से एक पल्ला जो होता है ना, तो मिसरा का मतलब होता है किवाड़ का एक पल्ला, ये याद रखिएगा ध्यान में। एक पट जिसको आप बोलते हो या पल्ला बोलते हो। रदीफ वो लफ्ज है या अल्फाज का मजमूआ है जैसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए। अगर मैंने एग्जांपल आपके सामने में रखा था तो उसमें वो अल्फाज का मजमूआ है जो शेर के आखिर में दोहराया जाता है, जो शेर के आखिर में दोहराई जाती है। अगर आप लोग बात कर लें काफिया, तो काफिया उन हुरूफ व हरकात के मजमूए को कहते हैं जो हम आवाज होते हैं मगर अल्फाज के अंदर तबादला, बदलाव
हो सकता है, मतलब अंदाज एक ही हो कहने का, लेकिन अंदाज एक होने के साथ साथ जैसे हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए। क्यों जल गया न ताब रुखे यार देखकर, क्यों जल गया न ताब रुखे यार देखकर, जलता हूँ अपनी ताकत दीदार देखकर। आतिश परस्त कहते हैं अहले जहां मुझे, आतिश परस्त आग का प्रस्तुत करने वाला, आतिश परस्त कहते हैं अहले जहां मुझे, सरगर्म नाल है शरर हार देखकर। क्या आबरू है इश्क जहां आम हो जफा, रुकता हूँ तुमको बेसबब आजाद देखकर। और आता है मेरे कत्ल को पुरजोश रश्क से, आता है मेरे कत्ल को पुरजोश रश्क से, मरता हूँ उसके हाथ में तलवार देखकर। तो देखिए जो कर वर्ड दिख रहा हम लोगों को, ये जो कर वर्ड दिख रहा ना, ये याद रखिएगा। ये हमारा जैसे हम लोग अभी मैंने बात किया था ना, अभी आप लोगों को समझाया था इस बात पे, आखिर में दोहराया जाए वो रदीफ होता है। तो आखिर में क्या दोहराया जा रहा है हमारा, देख कर, सुनकर, बोलकर, ये सारी चीजें जो है ना ये रदीफ हैं, ये याद रखिएगा। और उससे पहले वाला जो है वो हमारा काफिया हो जाता है। जैसे अगर हम लोग काफिया का डेफिनेशन देखें, हम आवाज होते हैं मगर अल्फाज बदले होते हैं। काफिया रदीफ से पहले आता है, और काफिया कहाँ आता है, तो रदीफ से पहले आता है। क्यों जल गया ना ताब रुखे यार देखकर, और जलता हूँ अपनी ताकत दीदार देखकर। तो देखो दीदार और यार ये दोनों एक ही वजन पे हैं, लेकिन अल्फाज के अंदर रद्दो बदल है, लेकिन औजान एक ही है। तो ये दोनों ऑलरेडी याद रखिएगा, हमारा क्या हो जाएगा, काफिया हो जाएगा। और रदीफ जो हमारा देख कर जो दिख रहा है लास्ट में, वो हमारा रदीफ हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर हुआ। हम लोग ऐसे रदीफों काफिया को ना बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। यूनिट नंबर देखते हैं, नज़म वाला में भी हो सकता है, गजल वाला में भी हो सकता है, नज़म वाला में भी हो सकता है। तो यह सीरियल से चल रहा है ना, अगर सपोज कहीं नहीं भी मिलता है तो इंशाल्लाह हम आपको अपनी तरफ से एक दिन क्लास ला करके इनको हम मुकम्मल तरीके से वजाहत कर देंगे। आप जर्रा बराबर भी इसके बारे में फिक्रमंद ना होइएगा। तो रदीफ होता है। गजल का पहला शेर की अगर हम लोग बात कर लें, जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों, अभी तो हम लोगों ने तस्करा कर लिया कि वो मतला होता है, और गजल का आखिरी मिसरा जो होता है जिसमें शायर अपने नाम का इस्तेमाल करता है। मतला और मक्ता के अलावा सारे मिसरे जो होते हैं ना वो फर्द कहलाते हैं। ये भी पॉइंट हमें याद रखना होगा, ये भी पॉइंट हमें याद रखना होगा। मतला और मक्ता को निकाल दीजिए, और मतला और मक्ता को निकालने के बाद जो भी उसमें मिसरे आते हैं उन सारे मिसरे को याद रखिएगा, हम फर्द कहते हैं। क्या कहलाता है, फर्द कहलाता है। गजल के खुसूसियात में से एक खुसूसियात ये भी है कि इख्तिसार ईजाद होना, ये गजल के खुसूसियात में से हैं। यहाँ तक के बात क्लियर हुआ, बात समझ में आएगी यहाँ तक। आगे तो बहुत जल्दी से यस कर देंगे, और इंशाल्लाह आगे में देखते हैं कुछ पॉइंट। इनमें ख्यालात का तसलसल नहीं होता, हर शेर में एक बात की तकमील होती है। अब इसको जरा गौर से समझिएगा। जैसे हम लोग कसीदा के बारे में भी पढ़ के आए, मसनवी के बारे में पढ़ करके आए, अभी हम लोग मरसिया के बारे में हम लोग पढ़ करके आए, तो उसमें क्या होता था, उसमें आपने देखा होगा कि जैसे किसी एक मौजू को ले लिया गया, किसी एक मौजू के ऊपर बात की जा रही है, और तसलसल के साथ जितने भी अशआर आ रहे हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं तालमेल है उनका। तो ये हो गया हमारा एक ही मौजू को उठाकर उसके ऊपर कई अशआर कह देना। लेकिन गजल के अंदर अपोजिट चीजें याद रखिएगा, इनका हर दोनों मिसरा जो होता है ना अपनी बात को मुकम्मल तरीके से पेश कर देता है। मतलब हर एक इसका मिसरा जो होता है ना वो एक तकमील तक पहुंचा देती है अपनी बात को। हर शेर में एक बात की तकमील हो जाती है। मतलब एक बात माशूका के ये के बारे में, हंसने के बारे में हम बात कर रहे हैं, या उनका चेहरे को मैंने लिया है, तो एक मिसरा के अंदर ये बात कह दी जाएगी और वहां से एक बात समझ में आ जाएगा। फिर जो दूसरे मिसरे में जाएंगे, रुजू करेंगे, तो उसमें किसी और चीज के बारे में बयान की जाएगी। मतलब इनका एक दूसरे से मुताबिकत होना, एक दूसरे से तालमेल खाना। अगर मिल जा रहा, अगर तालमेल खा जा रहा तो कोई हर्ज की बात नहीं है।
लेकिन ये याद रखिएगा ये हर एक इकाई अपनी बात को तकमील तक पहुंचा देती है, इसके अंदर तसलसल होना जरूरी नहीं होता है। जैसे कसीदा के अंदर, मसनवी के अंदर, मरसिया के अंदर बात में तसलसल होता था। एक ही मौजू पर बात कर, बादशाहों की तारीफ हो रही है तो उनके बारे में ही हर मिसरा आ रहा है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से मिले जुले हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इसमें ख्यालात का तसलसल नहीं होता है, इस हर शेर में एक बात की तकमील हो जाती है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। हाँ, सपोज ऐसा मान लो कि अगर मान लो कि किसी गजल के अंदर एक मतला के अलावा और भी कई मतला यूज कर लिए जाए, इस्तेमाल कर लिए जाए। ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। एक मतला मैंने लिया इब्तदा में और उसके बाद मेरा दिल चाहता है कि और कहीं पे भी और कई मताले में इस्तेमाल कर लूँ तो आप कर सकते हैं, लेकिन उस मतले का नाम फिर बदल जाएगा और उसे याद रखिएगा हस्ने मतला कहा जाएगा। इनके कई नाम हैं जो ऑलरेडी पॉइंटेड है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हस्ने मतला है या फिर उसे ज़ेबे मतला कहते हैं या फिर मतला सानी कहा जा सकता है। तो मतला सानी तो कॉमन है, इसमें याद रखने वाली जो चीज़ है वो हस्ने मतला और ज़ेबे मतला, ये दोनों वर्ड याद रखिएगा कि अगर एक से ज़्यादा किसी गजल के अंदर मतले का इस्तेमाल किया जाता हो तो ये याद रखिएगा उसका एक पहले वाला मतला को तो मतला ही कहेंगे, लेकिन उसके बाद जो आएगा उसको हस्न मतला कहा जाएगा या ज़ेबे मतला कहा जाएगा या फिर मतला सानी कहा जाएगा। यहाँ तक के बात समझ में आ गई? गजल के सबसे अच्छे शेर को मान के चलो, अगर हम लोग बात कर ले कि गजल में अच्छा ये बता दो आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे ये कि गजल के अंदर कितने मिसरे, कम से कम कितने मिसरे होने चाहिए, मतलब कम से कम अशार की तादाद कितनी होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितनी अशार की तादाद होनी चाहिए, यह आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर आप मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, या आप दीजिएगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो गजल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गजल या शाह बैत या हासिल गजल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तीनों नाम याद रखिएगा। गजल के सबसे अच्छे शेर को, सबसे अच्छा शेर को बैतुल गजल, शाह बैत या फिर हासिल गजल कहा जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। अगर हम लोग आगे की बात करें तो गजल के अशार में मसनवी की तरह ख्यालात का तसलसल नहीं होता, जो अभी मैंने आपके सामने रखा है कि मसनवी की तरह तसलसल नहीं होता है, तसलसल बयानी से काम नहीं लिया जा सकता है, बल्कि हर एक शेर जो होता है अपनी जगह एक मुकम्मल इकाई रखता है और हर शेर में पूरी बात कह दी जाती है। हाँ, एक पॉइंट और याद रखने वाली जो चीज़ हमारे लिए कि रदीफ़ो क़वाफ़ी, गजल या नज़म के जो रदीफ़ो क़वाफ़ी होते हैं और रदीफ़ो काफ़िया जो होते हैं उन्हें ज़मीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज़मीन कहा जाता है। या वो बहर और रदीफ़ो काफ़िया जिसकी गजल में पाबंदी की जाती है उसको गजल की ज़मीन कहा जा सकता है, उसको गजल का ज़मीन कहा जा सकता है या कहते हैं। अच्छी बात है। अगर हम लोग बात कर लें तो एक पॉइंट और याद रखिएगा, हम लोग याद रखेंगे जदीद गजल के अनासिर अरबा। अगर इनको हम नंबर ये दे दें आपको VVVVI, मतलब इतना सारा हम दे दें, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखने वाली है। जदीद गजल के अनासिर अरबा 4 हैं, असगर, जिगर, फानी, हसरत। असगर, जिगर, फानी, हसरत, ये ध्यान में रखिएगा। इन चारों शोरा का नाम याद रखिएगा। याद है? फॉर ऑल उर्दू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्लास लेकर के मैं आया हूँ। और चैनल, हमारा चैनल का नाम है MS उर्दू एकेडमी क्लास। अगर आप में से कोई बच्चा कुछ जानना चाहता है, पर्सनल तौर पे उनको कोई चीज़ गाइड की ज़रूरत है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9852743113। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं या आप अपना मैसेज भेज सकते हैं, जो भी अगर आपको किसी तरह का पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो फॉर ऑल उर्दू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी होती है यहाँ पे। हमारा चैनल जिसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आप सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। यहाँ तक के बात आप लोगों को क्लियर हो गई? यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई? यस और नो? अगर हो गई है तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए, यस में कमेंट कर दीजिए, और अगर नहीं हुआ है तो नो लिख करके बता दीजिए जल्दी से। अगर हम लोग बात कर ले कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अगर उर्दू गजल की इब्तिदा के बारे में अगर बात कर लें, उर्दू गजल गोई की इब्तिदा की बात कर लें तो फारसी शायरी के असर से हुई है। मतलब ये बात ये याद रखिएगा कि अरब की सरजमीन से तो आई है जरूर, लेकिन याद रखिएगा अगर उर्दू में इसे गोद लिया गया है, अगर उर्दू में इसे गोद लिया गया है तो वो फारसी के जरिए लिया गया है। बाद लोगों ने अमीर खुसरो को उर्दू का पहला गजल गो शायर करार देते हैं। आपको याद रखना है ये बात, बाद लोग उनके चक्कर में मत रहिएगा, बल्कि आपको याद रखना होगा कि अमीर खुसरो को पहला उर्दू का गजल गो शायर कहा गया है। और अमीर खुसरो से मंसूब एक गजल बहुत ही मशहूर है जिसका एक मिसरा फारसी और एक मिसरा उस वक्त की उर्दू जबान में है। यह आधा मिसरा फारसी और आधा मिसरा उर्दू है। अब वो कौन सा है वो ऑलरेडी हम बाद में बात कर लेंगे। उर्दू का पहला साहब दीवान शायर मैंने कई बार बताया, आप लोगों को याद है तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। उर्दू का पहला साहब दीवान शायर किसे माना गया है? मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप भी कुछ कीजिए मेरे साथ ताकि आपको भी याद रहे। सारी चीजें मेरे ऊपर ही ना छोड़ दीजिए, कुछ जिम्मेदारियां आप भी लीजिए ताकि आपको भी समझ में आए। तो आप जल्दी से बता दीजिएगा कि उर्दू का पहला साहब दीवान शायर किसे माना गया है? वली दखनी उर्दू का ऐसा पहला बाकायदा गजल गो शायर हैं जिनके कलाम को बुनियाद बनाकर बाद के शोरा ने गजल गोई की। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। दिल्ली के अंदर जब इनकी तसनीफ कह लीजिए या इनकी कलाम जब दिल्ली में पहुंची तो फिर दिल्ली वालों के बीच में राइज हुआ शेर व शायरी करने का। तो वली दखनी हम कह सकते हैं कि वली दखनी ने ही बुनियाद डाली। वली दखनी उर्दू का ऐसा पहला बाकायदा गजल गो शायर हैं जिनके कलाम को बुनियाद बनाकर बाद वाले लोगों ने इनको फॉलो किया या इनके ऊपर काम किया। यहाँ तक के बात क्लियर हो? कुछ पॉइंट हमारा था जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। इन सारे पॉइंट को आप याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए आप ध्यान से इन सारी चीजों को मत निकालिएगा। आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कह लीजिए कि आपके लिए क्लास था। इंशाल्लाह हम लोग कल से बाकायदा उन शोरा किराम को देखेंगे जो इनके अंदर आते हैं, जो आपका सिलेबस के अंदर इंक्लूड हैं। उनके कई कलाम जो है ऑलरेडी आपके सिलेबस के अंदर शामिल है, तो उनको इंशाल्लाह कल हम लोग डिटेल से बात करेंगे और डिटेल से बात करने के बाद इंशाल्लाह आगे हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, आप में से जितने नए साथी हैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में, अपने रिलेटिव में जितना ज़्यादा हो सके आप इसको स्प्रेड कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि बाबू हमसे ज़्यादा आपको फ़ायदा है, मुझे फ़ायदा है, लेकिन हमसे ज़्यादा आपको भी फ़ायदा है। तो आप जब मिल करके हमारे साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह जब हम लोग दोनों मिल करके काम करेंगे तो डेफिनेटली काम करने में मज़ा आएगा। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्लास में। और गज़ल के बारे में कुछ आराव ख्यालात है उनके बारे में हम बात करने वाले। एक हमारा शॉर्ट वीडियो भी बन करके जाता है रोजाना, आपको एकदम शॉर्ट वीडियो के अंदर आप आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल के क्लास में। दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।